नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज की आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं आपको बताता हूं कुछ और भी जानकारी जो कि आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ा सकती है, या स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड कुछ और भी सवाल बन सकते हैं। तो जरूर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट जरूर किया करें, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएं और डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प ले पाएं। राइट, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता प्रदान करना। दूसरा है 2 मोबाइल अस्पताल और 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित करना। तीसरा है 12 केंद्रीय संस्थानों और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना करना, या 10 नए एम्स की स्थापना करना। तो आपको यहां यह बताना है कि इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो मैं पहले तो आपको यहां पे योजना का नाम याद हो जाना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि जितनी भी स्कीम्स रहें, जितनी भी प्लानिंग्स रहें, जितनी भी योजनाएं रहें, उनको आप जरूर याद करें और नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के नाम पे बहुत सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं या पैरेलल में लॉन्च की जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन आपको बहुत ही एक तरीके से उसको कैटेगराइज करके लिस्टिंग करनी चाहिए और बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। राइट, तो नाम है यहाँ पे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जी। तो इस योजना के तहत बहुत सारे की पॉइंट्स रखे गए हैं, लेकिन इनमें से एक जो की पॉइंट है वो नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो नहीं है, मतलब कि सेटिंग ऑफ 10 न्यू एम्स, ये की ऑब्जेक्टिव में नहीं है। राइट, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी, ये की ऑब्जेक्टिव्स में है जी। तो इनको एक तरीके से इस योजना के तहत पूरा किया जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पॉइंट को आप जरूर याद कर लें, लेकिन साथ में इस योजना को डिटेल में जरूर पढ़ें, बिकॉज बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे की पॉइंट्स हैं या उद्देश्य हैं, उनको आप जरूर अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, किसी एक ऑप्शन को भी दे सकता है और बोला जा सकता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है वो किस योजना के तहत इसको पूरा किया जाना है। राइट, तो जब आप पूरे तरीके से उसको याद रखेंगे तो जरूर आप उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, की ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी योजना का जो की ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप की ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो उस योजना के तहत जितने भी मुख्य बिंदु होते हैं, जितने भी उद्देश्य रहते हैं, अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो कई बार आप क्या करते हैं, उस मुख्य ऑब्जेक्टिव या की ऑब्जेक्टिव को याद करके एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और एक अपने करेक्ट आंसर को पा सकते हैं। राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत छोटी बात है, लेकिन आप इसको जरूर गौर किया करें। कई बार क्या होता है, हम एकदम से डर जाते हैं कि नहीं यार हमको इतना पढ़ना है, हम सब इसको याद करके ही रहेंगे, ये प्लानिंग में बहुत अच्छे से याद करके जाऊंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको याद करेंगे, लेकिन जो की ऑब्जेक्टिव रहता है, एक जिसको बोला जाता है एक मोटी बात, एक मुख्य बिंदु जो है वो आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे आप वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएं और अपना करेक्ट आंसर पा पाएं। राइट, तो इस योजना का जो की ऑब्जेक्टिव है मैं आपको बता दूं, इसका जो की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो क्रिटिकल गैप्स हैं उन गैप्स को फिल करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका जो की ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको भरना है, उनको फिल करना है, और खास तौर पे प्राइमरी केयर एंड क्रिटिकल केयर की जो फैसिलिटीज हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराना है अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में। राइट, तो ये मुख्य बिंदु हैं या मुख्य उद्देश्य हैं, इनको दिमाग में आप जरूर रखें। और अगर आपको सारे पॉइंट्स नहीं भी याद रहते एग्जाम टाइम में तो आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट, डिटेल में जरूर पढ़ें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज गोइंग टू मेक 3 न्यू सर्किट्स ऑन विच एमिनेंट पर्सनैलिटी। पर्यटन मंत्रालय किस महान हस्ती पर 3 नए सर्किट बनाने जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बेस्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है 3 नए सर्किट्स बनाने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मिनिस्ट्री जरूर याद रखनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इन नए सर्किट्स को बनाने जा रही है, किस पर बेस्ड? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बेस्ड, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये 3 जो सर्किट्स हैं वो कहां से, उनका किस तरीके से लिंकेज किया जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं आपको बता दूं, पहला जो सर्किट है वो है दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक, दिल्ली मेरठ डलहौजी से सूरत तक, राइट। दूसरा इसका जो है कोलकाता से नागालैंड के रुझो गांव तक जाएगा, कोलकाता से नागालैंड के रुझो गांव तक दूसरा सर्किट जाएगा। तीसरा सर्किट मैं आपको बता दूं, तीसरा सर्किट जो है कटक कोलकाता से अंडमान तक जाएगा, राइट। तो ये 3 सर्किट्स बनने हैं, 3 लिंक बनने हैं, इनको बहुत अच्छे से नाम आपको याद हो जाना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो सर्किट्स हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन से लेके फ्रीडम फाइटिंग तक की जितनी एक्टिविटीज हैं उनके टर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे थर्ड सर्किट की बात करें, थर्ड सर्किट यानी कि कटक कोलकाता से नागालैंड, तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे नेताजी ने 1943 में तिरंगा फहराया था, राइट। और तब आपको मालूम होना चाहिए कि 1943 में जापान ने आज़ाद हिंद फौज को अंडमान और निकोबार एक तरीके से सौंपा था बिकॉज दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक सर्किट को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू जानने को मिलेंगे। तो अपने आप में इसको डिटेल में आप जरूर पढ़िएगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named व्हाइट हाउस स्टाफ सेक्रेटरी? व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डॉक्टर विवेक मूर्ति, नीरा टंडन, वनिता गुप्ता या विनय रेड्डी। तो इनमें सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है नीरा टंडन जी। तो नीरा टंडन को यहाँ पे व्हाइट हाउस का स्टाफ सेक्रेटरी पद दिया गया है या उस पद पे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक तरीके से पावरफुल पोस्ट मानी जाती है व्हाइट हाउस के अंदर और ये दिया गया है नीरा टंडन को। तो नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, नीरा टंडन जो कि इंडियन अमेरिकन है, उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिया गया है। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, डॉक्टर विवेक मूर्ति, वनिता गुप्ता, विनय रेड्डी, तो ये भी जो बिडेन की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नामित हैं या अपॉइंटेड हैं, राइट। खास बात आपको ये याद कर लेनी चाहिए कि इस बार जो बिडेन की सरकार बनी है उसमें 20 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं या महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंट किया गया है, राइट। तो वो नाम क्या है वो आपको जरूर डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक तरीके से वो पूछा जा सकता है, राइट, या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा बताने की कोशिश करूं, यानी कि जो ए सी डी ऑप्शन है, डॉक्टर विवेक मूर्ति, वनिता गुप्ता और विनय रेड्डी, तो ये भी जो बिडेन की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर नामित हैं या उनको अपॉइंट किया गया है। तो कौन किस पद पर है मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं वो यूएस सर्जन जनरल हैं और ये यूएस के 21st यूएस सर्जन जनरल हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं वनिता गुप्ता की, तो वनिता गुप्ता जो है वो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल हैं, राइट। वहीं अगर हम विनय रेड्डी की बात करें तो विनय रेड्डी जो है वो डायरेक्टर ऑफ स्पीच राइटिंग हैं। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण पद हैं और इन पे ये नाम काबिज हैं, तो आप अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से ज़्यादा लोग इस बार हैं इंडियन ओरिजिन के, तो आप उनको जरूर डिटेल में पढ़ें, उनके महत्वपूर्ण पदों को पढ़ें कि वो किस महत्वपूर्ण पद पे काबिज हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड? 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी या कंगना रनौत। तो सही उत्तर आप यहाँ पे जान लें, सही उत्तर यहाँ पे है रजनीकांत जी। तो रजनीकांत को यहाँ पे 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना है, या यूं समझ लें कि 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस साल इनको दिया जाना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 2019 का है, आप ये भी याद कर लें 2019 का है।
और 51st पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद कर लें, नाम याद कर लें। और अगर मैं यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को बताऊं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म में भी आप याद कर लें, 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया जा चुका है। मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत को इस बार बेस्ट एक्टर के तौर पे यहाँ पे पुरस्कार मिला है, राइट। तो मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत, इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। और भी नाम है बेस्ट एक्टर के रूप में किनको पुरस्कार मिला है। देखिए ये जो पुरस्कार मिला है वो किसके तहत मिला है ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये जो पुरस्कार मिला है वो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में वितरण किया गया है। 67th नेशनल फिल्म्स अवार्ड, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट। और इन पुरस्कारों को कौन देता है ये आप मुझे बताइए कमेंट करके, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, मुझे मालूम है। और नेशनल फिल्म अवार्ड, ये अगर इस बार की हम बात करें 67th नेशनल फिल्म्स अवार्ड, इसको डिटेल में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके हर एक पॉइंट को आप जरूर याद करें। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, चाहे वो डायरेक्टर के तौर पे हो, चाहे वो एक्टर के तौर पे, चाहे एक्ट्रेस के तौर पे हो। बहुत सारे मतलब इसमें फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। उन सब के टर्म में आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जो रिलेटेड नाम है या जो फील्ड्स हैं उन सब का नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई जा सके ताकि आपकी एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिल पाए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For the first time in India, which cattle has given birth to a newborn with the help of technique of artificial insemination? भारत में पहली बार किस मवेशी ने कृत्रिम गर्भाधान या आईवीएफ की तकनीक की मदद से नवजात को जन्म दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, काउ, बफेलो, गोट या कैमल। तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है बफेलो जी। तो बफेलो पे यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान या आईवीएफ तकनीक को यूज किया गया है और एक बफेलो काफ का जन्म हुआ है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन खूब चला है, कई सारे एग्जाम्स में भर भर के उसको पूछा गया है और अभी तक एक तरीके से पूछा जा रहा है कि किस जानवर की क्लोनिंग पहले तैयार की गई थी, राइट। तो अगर आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, जरूर आपने इसको पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे बफेलो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि किस कैटल पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक नवजात का जन्म हुआ था, राइट। तो बफेलो पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये सफल रहा है। तो जरूर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये हो सकता है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आईवीएफ को यूज करने का इसमें पर्पज ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ये जो ब्रीड है, देखिए मैं यहाँ पे ब्रीड का नाम भी बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बफेलो है वो बनी ब्रीड की है। क्या है? बनी ब्रीड की है। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बनी ब्रीड। तो आईवीएफ को यूज करने का मकसद ये रहा है, पर्पज ये रहा है कि बफेलो की ये जो बनी ब्रीड है इसको या इसकी नंबर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी लाना है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रीड है वो जेनेटिकल तौर पे दूध उत्पादन में अच्छी मानी जाती है, राइट। जेनेटिकल तौर पे कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बहुत ही मतलब कि एडवर्स कंडीशंस में भी अपनी दुग्ध उत्पादकता को बनाए रखती है। खास तौर पे अगर मैं बताऊं कि ड्राई एनवायरनमेंट में भी ये अपनी दुग्ध उत्पादकता की क्षमता को बनाए रखती है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रीड, बिकॉज आने वाले समय में ये जरूर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें कि ये जो आईवीएफ हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, किस तरीके से किया गया है, राइट। और इसमें किस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है या इसको इंडिविजुअल तौर पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Building back together for peace and prosperity is the theme of which international day? Building back together for peace and prosperity किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड अर्थ डे,
वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे या यूनाइटेड नेशंस डे? तो सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर यहां पे है यूनाइटेड नेशंस डे जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डे होता है, यूनाइटेड नेशंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अक्टूबर 24 को हर साल मनाया जाता है, राइट। और कब से मनाया जा रहा है, अगर इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें तो ये 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर ही क्यों, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो 1945 में यूएन का चार्टर बना था और ये चार्टर 1945 में लागू हो गया था, राइट। तो उसी दिन को मेमोराइज करने के लिए, उसी दिन की एक तरीके से एनिवर्सरी के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। यूएन चार्टर क्या है, उस चार्टर के मुख्य बिंदु क्या हैं, और यूनाइटेड नेशंस जो हम एक तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ड है या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन खूब बनते रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है ये वर्ड कहां से आया था, किस प्रसिद्ध आदमी ने इस वर्ड को दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट में आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस कब बना था, किन स्थितियों में बनाया गया था, किन लीडर्स की उसमें एक तरीके से रजामंदी थी या उनका रोल था, और किस लीडर ने यूनाइटेड नेशंस का नाम दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टर्म में आप इसको डिटेल में पढ़ लें। हिस्ट्री के टर्म में भी, स्टैटिक जीके के टर्म में भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। यूएन से रिलेटेड जो भी और संस्थाएं हैं उनसे भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो उन संस्थाओं को भी आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से एकदम से रट लेना चाहिए आपको, बिकॉज काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हेडक्वार्टर्स के टर्म में, राइट। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट जो वीडियोज हैं वो आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारी साइट में आप जाइए, वहां पे आपको डेली न्यूज दी जाती है पॉइंट वाइज फिल्टर्ड फॉर्म में, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको मेमोराइज कर पाएं, और एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज भी कर पाएं। बिकॉज एग्जाम टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब आप उसको पॉइंट वाइज उसको नोट किए रहेंगे तो आप उसको जरूर अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में हेल्प ले पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।